नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका 2016 का प्रश्न पत्र यहाँ पे लेते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का है। तो इसमें वन बाय वन हम सारे प्रश्न देखते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हिस्ट्री के प्रश्न एक जगह, जियोग्राफी के एक जगह, पॉलिटी के एक जगह, साइंस के एक जगह ऐसे दिए गए, तो ये इस हिसाब से ये बेहतर एक हिसाब से मतलब पेपर है, जिससे कि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप अपने नोट्स को उठा के वहाँ पे उनको पिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसमें। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आया ये मध्यकालीन भारत का है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1316 से लेकर 1320 तक का टाइम पीरियड रहा है। खिलजी वंश का ये एक सुल्तान रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य से निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये युद्ध हैं जो कि कन्नौज का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है और चौसा का युद्ध है। तो देखिए, तालीकोटा का युद्ध ये तो आप जानते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के थ्रू लड़ा गया, जो कि हुआ था 1565 में। ठीक है, काफ़ी फेमस युद्ध है। और चंदेरी का युद्ध जो लड़ा ये बाबर ने लड़ा था, 1528 में लड़ा था। ठीक है, और कन्नौज और चौसा के जो युद्ध हैं ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुए। तो कन्नौज के युद्ध का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये 1540, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो चौसा लड़ा गया 1539। इसी कन्नौज के युद्ध के बाद भारत से हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है। अगर इसमें हम ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन आएगा दूसरा। पहले आएगा, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध बाबर के साथ हुआ, और उसके बाद फिर आएगा चौसा का युद्ध 39 में, फिर कन्नौज का युद्ध 40 में, और फिर 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो राजपूत सेना का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम शूर। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था ये। तो राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी ने किया था, जिसमें उसका जो सेनापति था वो हकीम शूर था। प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं, रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्जनामा। इसका जो मतलब अनुवाद कराया था, ये किसने कराया था? ये अकबर ने कराया था। और इसका जो अनुवाद था वो किया किसने था? तो वो बदायूनी, नकीब खां और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से ये हुआ था। इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो सफल हुए थे और फ्रांसीसी असफल हुए। तो किस कारण में असफल हुए, हम यहाँ पे स्टेटमेंट सारे देखते हैं वन बाय वन क्या क्या लिखा गया इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो एक हिसाब से देखिए ये सही माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्लासी जीता 57 में और बक्सर जीता, तो उसके बाद से अंग्रेजों के पास, बंगाल एक तो पहले से काफ़ी अमीर था, तो उनको काफ़ी पैसा रुपया मिला, जिससे उन्होंने अपनी सेनाओं को सुसज्जित किया, नए नए हथियार खरीदे और सेना भर्ती की। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये सही है। और दूसरा है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक बेस्ट थी इन कंपेरिजन टू फ्रांसीसी। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए इसमें कुछ जो रिवॉल्ट हैं वो सारे दिए गए हैं, हम वन बाय वन सारे देखते हैं। देखिए रंपा विद्रोह जो है, ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 79 टू 80 में। और पाबना जो किसान विद्रोह था ये हुआ था 73 से 76 के बीच में, 1873 से 76 के बीच में। और उसके बाद बंगाल जो इंडिगो रिवॉल्ट था वो 1860 से लेकर 63 ये हुआ था। और उसके बाद जयंतिया रिवॉल्यूशन ये हुआ था 1859 से लेकर 1860 के बीच में। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ बी करेक्ट होगा, 2413। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब?
यानी लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए, लाठी क्लब की जो स्थापना थी वो बीजी तिलक जी ने की थी। इसमें बेसिकली जो किया गया था कि 1856 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, बीजी तिलक जी का। और इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी तिलक जी ने। और तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी और मराठा, ये दो समाचार पत्र निकाले थे। तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और तिलक ने मांडला जेल में रहते हुए गीता पर एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे बीजी तिलक, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर संख्या 8 है, इसमें भी सुमेल करना है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। ये चार हमारे हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनसे फिटअप करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किसने किससे कौन रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहला है इंडियन एसोसिएशन। देखिए, इंडियन एसोसिएशन जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड है। और पूना सार्वजनिक सभा, ये रानाडे जी से है, महादेव गोविंद रानाडे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये है फिरोज शाह मेहता से। और उसके बाद मद्रास महाजन सभा, ये है आनंद चावलो से। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसके ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और व्यक्ति की कौन कौन उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे है यंग बंगाल, आप जानते होंगे, हेनरी विवियन डेरेजियो। और उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भीमराव अंबेडकर जी की है। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, आप जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट या एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इससे जो है वो सर सैयद अहमद खान जुड़े हैं। तो ये इस हिसाब से आप इनको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसके जो संकलनकर्ता थे वो विलियम विल्सन हंटर थे। ये क्या थे? उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875 से 1877 ईस्वी में बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है, और उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1882 से 1883। तो ये याद रखिएगा, हंटर कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से नहीं जुड़े थे? तो ये जो थे वो बीसी दत्त नहीं जुड़े थे, बाकी रशीद अली, शहनवाज और पी के सहगल ये जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल आर्मी से, आईएनए। देखिए, आईएनए का गठन हुआ था 1942 में, किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। और बाद में 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, तो सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। और इसमें बाद में है, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी एक ही लाइन में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले सप्ताह में ही 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया था। 150 स्थानों पर हमला हुआ था जिसमें अत्यधिक हिंसा हुई। आंदोलन के पूर्व ही महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से इसमें एक्सप्रेशन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, इसमें है पहला क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव और सीआर फार्मूला। तो इसमें से अगर अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये 1940 में आया था, 1940 में। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्रिप्स है, 1942 में आया था। और फिर सीआर फार्मूला 1945 में आया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को कैसे कैसे डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें बताई। तो अब बेबल जो प्लान था
ये आया था 1945 में। ठीक है, तो ये के अकॉर्डिंग टू ईयर है, आप इनको इसमें फिट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः आगमन, भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। देखिए, अब आजकल जो मतलब अभी आगे आने वाले पेपर हैं, 2023 के पेपर आएंगे, उसमें मतलब ऐसे प्रश्न आप जरूर कंप्लीट करिए। मतलब ऐसा ना पढ़िए कि बस इतिहास को हल्का हल्का पढ़ लीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन की डेप्थ कितनी कितनी है, मतलब इसके लिए आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। ये चीज़ें हमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ से पता लगता है कि हमें कैसी चीज़ों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ, आप जानते हैं, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और क्लाइव का पुनः आगमन हुआ 1765 में, फिर से ये गवर्नर बना। इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त व 16 अगस्त को 1765 को ही, बक्सर के युद्ध हारने के बाद तुरंत किया, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर बना वो 1773 में बना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक सूची दी गई है, फिर उसका टाइम पीरियड दिया गया है कि कब कब है, कौन कौन चीज़ें हैं। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? वो हुई 1765 में, हमने अभी ऊपर देखा है। और एक्सला चैपल की संधि हुई 1748 में। और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया? ये किया गया 46 में, 1746 में। और डुप्ले को पदच्युत कब किया गया? 1754 में। ये गलत लिखा हुआ, 1754 होगा, 1954 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये सारा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट यही फिल करना है आपको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद फिर यही हुआ था, उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस गई थी इसी समझौते के बाद। उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ वो हुआ 1932 में, और फिर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा ये हुई 1929 में, जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई उसके बाद से। और उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आंदोलन दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड लोग दिए गए हैं, जैसे कि सहकारिता आंदोलन। इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही कौन सा है इसमें। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है इटावा प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, इससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी और तीनों गलत है। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 9 है, इसमें भी 4 अधिनियम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कब कब मिले हैं या कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉरी, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है ये सुमेलित नहीं है, ये 1907 में पारित किया गया था। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये 1908 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये गलत है, 1908 नहीं, ये 1907 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 20 है, जो कि ये भूगोल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। उसके बाद अगर हम देखें कि किसकी लंबी रेखा है, तो आंध्र प्रदेश की है, और उसके बाद जो है वो तमिलनाडु की है। तो ये याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयला प्रदान होता है वो गोंडवाना सिस्टम से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कोयला 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यहाँ की और जनजातियाँ हैं ओंगे, शोम्पेन और सेंटिनल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मतलब हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है। तो 8 राज्यों से कौन कौन सी गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ मणिपुर से नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 24 है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो चित्रकूट जो प्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, और ये घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है ये चित्रकूट। प्रश्न संख्या 25 है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। अब अगर इसके हम डिवीजन की बात करें तो हिमालय क्षेत्र को मेनली जो है 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंध से सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय जो है वो काली से तीस्ता के बीच में है और असम हिमालय जो है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है, जो कि दिहांग में है। तो इस हिसाब से इसको देखिएगा। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट विंड जो है वही मानसून की उत्पत्ति का कारण है यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल जो परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बारामूला जिले में इसको बनाया गया है। किशन गंगा और उरी परियोजना भी कहाँ पे है, वो झेलम नदी पे है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। अब इसमें 2 दिए गए हैं। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। तो रिहंद बांध जो है वो सही बात है, सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है। ठीक है, इसका बाद दूसरा है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी कहाँ, बराकर पर बना है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 हम देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है ये जामनगर में है। ठीक है, ये गैर सरकारी क्षेत्र की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खनन क्षेत्र और खनिज, ये आपको मैच करना है कि कौन से खनन क्षेत्र कहाँ पे क्या मिलता है। तो गुरु महिशानी में लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, और तलचर या तालचीर इसको कहते हैं, तो यहाँ पे कोल मिलता है, कोयला। जादूगोड़ा से यूरेनियम मिलता है और जावर राजस्थान में जो है वो जस्ता मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व भूगोल से, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो देखिए, जो सबसे निचली सतह होती है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, यानी अगर हिंदी में हम कहें तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके बाद समताप मंडल जहाँ की ओजोन परत पाई जाती है, उसके बाद फिर ओजोन मंडल, उसके बाद फिर आयन मंडल और उसके बाद फिर वायुमंडल। तो यहाँ पे सी जो होगा ये सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। देखिए इंग्लिश याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल कहीं नहीं लिखा गया है, तो ट्रोपोस्फेयर ये इंग्लिश का वर्ड है, तो इसको इस हिसाब से भी देखते रहिए कि मतलब कन्फ्यूजन ना हो प्रश्न में। नहीं तो पता लगा कि आपको प्रश्न आता था, आपने पढ़ा था और वहाँ पे गलत हो गया, सिर्फ एक ट्रांसलेशन की वजह से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कजाकिस्तान का जो है वो कारागंडा है, और यूक्रेन का जो है वो क्रिवाय राग है। जर्मनी का जो क्षेत्र है वो क्या है, इसमें दिया नहीं है। फ्रांस का जो क्षेत्र है वो पिरेनीज है, और ये जो नारमंडी है ये फ्रांस का है, जर्मनी का नहीं है। ठीक है, ये फ्रांस का क्षेत्र है, तो यहाँ पूछा गया तो सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें पूछा गया कि सही कौन सा सुमेलित है, तो रूर जो है ये जर्मनी का क्षेत्र है, बाकी सारे इसमें गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर जियोग्राफी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं? पूछा गया है। यहाँ के हम इसको ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला। तो यहाँ पे बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बल्कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मध्य में है बोत्सवाना। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 38 है, ये जनसंख्या का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो आपको ये बताना है कि नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न किसमें है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। अब अगर सारे डिटेल देख लें तो गोवा में 62.2%, मिजोरम में 52.1%, आंध्र प्रदेश में जो है 33.4%, हरियाणा में 34.9% और पश्चिम बंगाल में 31.9% है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है। ये कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है कि कौन कौन सी है। तो म्यांमार की राजधानी क्या होती है? म्यांमार की राजधानी है यंगून। कहाँ है यंगून? ये यहाँ पे है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, ये यहाँ पे। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, और लाओस की राजधानी जो है वो वियंतियन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनको मैच करिएगा। इसके बाद फिर ये मैच करना है, नदी दी गई है और सिटी दिए गए हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे सिटी है। जिसमें सतल अरब ये नदी बसरा की है, पराग्वे नदी कहाँ की है? ये एसेंशियन की है, और नाइजर नदी नियामी इससे मैच करेगा, डैन्यूब जो है वो वियना की है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है 41। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो कहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो यहाँ पे नागालैंड में शून्य है यहाँ पे। ठीक है, बल्कि अगर अनुसूचित जाति का सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रतिशत देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा 31.9% और मिजोरम में 0.1%, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। तो ये सारे फैक्ट भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये 1921 है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? अब देखिए, अगर इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट बना था उससे ये किया गया, जिसमें कि क्या था 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो बना वो दो स्रोत से, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत में तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के कुछ संविधान लिए गए और वहाँ से अकॉर्डिंग टू इंडिया सिचुएशन उसको चेंज किया गया। अगर आंतरिक स्रोत की अगर हम बात करें कि आंतरिक स्रोत हमारे क्या क्या रहे, तो उसमें दो चीज़ें रही। एक तो रहा नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई, और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये दो स्रोत जो है वो आंतरिक स्रोत रहे, और बाह्य स्रोत में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रावधान लिए गए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको चेंज किया गया। देखिए, पूरी तरीके से ऐसा नहीं किया गया है कि कोई भी प्रावधान कहीं किसी और देश से लिया गया और उसको पूरी पूरी तरह सेम सेम यहाँ पे कर दिया गया। डीपीएसपी लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, वहाँ पे केवल एक आर्टिकल इसके बारे में था डीपीएसपी के बारे में। लेकिन इंडिया में देखिए, अगर आप तो 36 से लेकर 51 तक इतने सारे डीपीएसपी के आर्टिकल बनाए गए, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि सीधा सीधा वहाँ से लिया गया और यहाँ किया गया। हाँ, हमने चीज़ें वहाँ से ली हैं, देखी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया नीड हमने उसको चेंज किया है। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको आप देखिएगा मेंस वोन्स में या लिखते समय कभी कभी भारत शासन अधिनियम हम लिखते हैं, तो ये गलत है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम है ये, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे समाप्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें देखिए मतलब प्रावधान दिए गए हैं और उसमें पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया कि कौन कौन से पार्ट से वो रिलेटेड है। तो नागरिकता आप जानते हैं 5 से 11 भाग 2, और संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये संघ राज्य क्षेत्र किससे रिलेटेड होगा? इसमें सुमेल नहीं है पूछा गया था ना। हाँ, तो इसमें से ये पूछा गया कि सुमेल नहीं है, तो भाग 7
तो अब है ही नहीं, आप इतना समझ रहे होंगे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी, क्योंकि भाग 7 में जो था, भाग 7 में कुछ स्टेट का डिवीजन था जिसको बाद में 1956 में हटा दिया गया था। उसकी जगह फिर मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे बनाए गए थे। नगर पालिकाएँ 9A और निर्वाचन जो है वो 15। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है ये हटा दिया गया है। और ये जो आया है ये किस अनुच्छेद में आया है, ये भाग 8 में आ गया है, जिसमें 239 से लेके 242 तक की डिटेल इसमें दी गई है। तो 7 जो भाग है ये संविधान में अब है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें अधिकार दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल पूछे गए हैं कि इसमें भी यही लिखा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 आप जानते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 23, ये आर्टिकल 23 नहीं होता है, ये आर्टिकल 22 होता है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, और प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों के हित का तो ये 29। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत है, जिसमें कि गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अनुच्छेद 22 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुछ एसर्शन दिए गए हैं और रीजन दिए गए हैं, आपको ये देखना है कौन सा सही है। तो इसमें अभिकथन क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, तो सही बात है। उसके बाद इसका कारण दिया गया, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो बिल्कुल सही है, ये कर सकती है। तो संघ की कार्यपालिका अगर शक्ति की बात करें तो कहाँ निहित होती है, वो प्रेसिडेंट में निहित होती है, ये लिखा गया है आर्टिकल 53 में। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 हम लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से पूछा गया कि सही कौन सा है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। करेक्ट होगा, इसके जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा कैंपे। उसके बाद इसमें 3 और न्यायाधीश थे। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे सर एलिजा कैंपे, ये लेमेस्टर नहीं थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है एक्टिंग जज के बारे में। एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन, तो एक्टिंग जज यानी कार्यकारी जज कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में एक्टिंग जज नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल कितना है ये, आर्टिकल 223 है एक्टिंग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के लिए, और 224 जो होता है वो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन करता है। ओह सॉरी। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 हम देखते हैं, ये यहाँ पे है। अब निम्नलिखित में से ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ संस्थाएं दी गई हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट टाइम दिया गया। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है 1990 में इसका गठन हुआ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। तो यही तो सही नहीं होगा, 54 लिखा हुआ है। और राज्यसभा का भी गठन 1952 को हुआ था। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये 1964 में, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये 1993 में। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनको सुमेलित करना है, सही सही कैसे कैसे ये होंगे। तो 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो 7वीं अनुसूची जो है वो संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से रिलेटेड है। और 8वीं अनुसूची फेमस अनुसूची है, लैंग्वेजेस आप जानते हैं। जो 9वीं अनुसूची है वो कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, तो उस पे है। और 10th शेड्यूल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 है। देखिए इसमें भी ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया है आपको। तो यहाँ पे पंचायतें 9 में सही हैं। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ ये 9A में सही है 73 72। और कोऑपरेटिव ये 9B में सही है, इसको जोड़ा गया बाद में। और अधिकरण जो है ये 10 में तो नहीं है, ये अधिकरण जो है वो 14A में है। ठीक है, 14A में है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है हम देखते हैं, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है।
हरित बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हरित बॉन्ड क्या होता है? देखिए, हरित बॉन्ड जो होता है 2007 में दो प्रमुख बहुपक्षीय बैंकों, विश्व बैंक और यूरोपियन निवेश कोष द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश हैं। ठीक है। इसके बाद 53 है, डिजिटल इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, ठीक है, और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है हम देखते हैं, ये कुछ बैंक की सूची दी गई है, पूछा गया है कि वो कैसे बैंक हैं। ठीक है। तो इंडियन बैंक कैसा बैंक है, ये तो आप जानते हैं, एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आईसीआईसीआई कैसा बैंक है, तो ये आप जानते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। सिटी बैंक कैसा है, तो ये एक फॉरेन बैंक है। और सारस्वत बैंक कैसा है, तो ये एक कोऑपरेटिव बैंक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रयोग में लाता है। तो इसमें से ये पूछा गया है कि कौन कौन सा सही होगा। तो इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीजिंग स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें जो इन्फ्लेशन के लिए किन किन चीज़ों का यूज होता है, तो वो यूज होता है इसको छोड़ के, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को यूज होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई के द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है ये। एसर्शन दिया गया है, कथन दिया गया है, पूछा गया है कि क्या सही है। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो कारण दिया गया है वो ये दिया गया है कि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। चालू खाता निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। अर्थात जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, CAD कहा जाता है, यानी चालू खाता घाटा कहा जाता है। वास्तव में चालू खाता घाटा के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के लेन देन, जिसमें पहला वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात, दूसरा कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय एवं खर्च, और तीसरा विदेशी निवेश से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार एवं विदेश में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली विप्रेषण की राशि को शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि इसमें मतलब ए सही है, आर गलत क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसको हम कहते हैं, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है। यानी ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है, जबकि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होती है के अंतर्गत आने वाली सब्सिडी से उत्पादन व व्यापार कर सबसे कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान इत्यादि हेतु सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिजिक्स का एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये दोनों हैं लौहकरण के क्षय के लिए आवश्यक है, अगर कहीं भी लोहा पड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है। अब तो शीशा के सबसे जो मतलब कम विचलन होता है उसको लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, बाकी सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात करें तो वो बैंगनी रंग का विचलन होता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ये केमिस्ट्री से है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है।
तो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो होता है डायमंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो ये किया जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के चिप्स प्लास्टिक की थैलियों में संकुलित किए जाते हैं, नाइट्रोजन के वातावरण में किए जाते हैं, इसलिए वो खराब नहीं होते। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे सबमिलिएशन सही है, क्रिस्टलीकरण सही है, आसवन जो है ये सही नहीं है। आसवन किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये सही होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 है, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग जो है वो प्राप्त की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से प्राप्त की जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची दी गई है 2A और उसमें हमें ये करना है कि विटामिन कौन सा किससे रिलेटेड है। तो विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा से रिलेटेड है। विटामिन डी जो है वो कॉड यकृत तेल से रिलेटेड है। विटामिन ई जो है वो गेहूं के भ्रूण तेल से रिलेटेड है। और विटामिन सी जो है आप जानते हैं लेमन से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय कहाँ पाया जाता है, किसमें? तो ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है। यूपीपीसीएस में अभी 2023 में एक प्रश्न आया था। ठीक है, इसी मतलब इसी से रिलेटेड था वो। क्वेश्चन नंबर 67 है। अब इसमें से ये गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे गेहूं जो है वो फैलरिस माइनर यानी जो जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं वही है ये। पैडी यानी धान जो है वो बथुआ, धान में बथुआ नहीं होता है। मटर प्याजी और बरसीम जो कासनी, ये सही है। तो यहाँ पे बी जो है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जबकि मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी खरपतवार के रूप में पाया जाता है, अतः स्पष्ट है कि बथुआ धान में नहीं बल्कि गेहूं में पाया जाने वाला खरपतवार है। तो वैसे भी धान में तो पानी रहता है तो कहाँ बथुआ आएगा। फसल दी गई है, उसके मौसम दिए गए हैं कि कौन कौन से कब हो रहे हैं। तो सूरजमुखी जो है ये सभी मौसमों में होती है। खरबूजा जो उसके लिए जायद यानी गर्मी का मौसम होना चाहिए। कपास के लिए वर्षा का मौसम होना चाहिए और अलसी के लिए सर्दी का मौसम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 69 जो है हम देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सोनार का। उसके बाद प्रश्न संख्या 70 है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? एग्रीकल्चर। अभी तक जितने भी मतलब आ रहे हैं जैसे बीटी बैंगन है, कपास है, इस तरह से, तो वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है।